केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फजान्स रूल यानी फजान का नियम। याद रहे ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअली आपको 2-3 कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है या किस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर का क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने का जो बेसिस है दैट इज फजान्स रूल। एक और खास बात, ये जो फजान्स रूल है ये पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनाता है। आप देखेंगे कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फजान्स रूल के ही आसपास घूमती हुई नजर आएगी। क्लियर है? तो अगर आप फजान्स रूल को अच्छे से समझ लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फजान्स रूल और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। फजान्स रूल, none of the heteroatomic bond of nature is completely ionic, that is electrovalent, or completely covalent in nature. In general, ionic bonds acquire covalent character and covalent bonds acquire ionic character. तो आपको बताया गया कि नेचर का कोई भी हीटेरोएटॉमिक बॉन्ड, प्रकृति का कोई भी विषम परमाणुक बंध न तो पूरी तरह आयनिक होता है यानी इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, विद्युत संयोजक होता है, और न ही पूरी तरह कोवैलेंट होता है, सहसंयोजक होता है। एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि नेचर का कोई भी कंपाउंड न तो 100% आयनिक होता है न ही 100% कोवैलेंट होता है। आप देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर आ जाता है और कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर आ जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज हम HCl की बात करते हैं। HCl एक टिपिकली कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? कोवैलेंट कंपाउंड है। तो अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जबकि HCl हाईली सॉल्युबल है वाटर में। क्यों भाई? क्योंकि HCl पूरी तरह कोवैलेंट नहीं है, उसमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है और आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है? हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। देखिए क्या है यहां पर, अगर हम बात कर रहे हैं HCl की, H सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर H और Cl के बीच एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता हाइड्रोजन से अधिक है, इसलिए करता क्या है वह H और Cl के बीच के साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो कोवैलेंट कंपाउंड था इसमें पोलैरिटी आ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बन गए, यानी आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया। तो आपने देखा कि HCl भले ही कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन यह पूरी तरह कोवैलेंट नहीं है, इसमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, इसमें पोलैरिटी आ जाती है। तो यहां आपको HCl शो किया गया है, कोवैलेंट कंपाउंड विथ आयनिक कैरेक्टर, जो कि एक कोवैलेंट कंपाउंड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस आयनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। कितना इंट्रोड्यूस होता है इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और क्यों इंट्रोड्यूस होता है इसकी भी बात करेंगे।
तो ये आपको NaCl शो किया गया है विच इज आयनिक कंपाउंड विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। जो कैसा कंपाउंड है? एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। क्लियर है? आगे देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। Fajans rule is useful in deciding the extent of covalent character in ionic compounds। तो जो फजान का नियम है यह स्पेशली आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक गुणों की मात्रा निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। तो क्या देखा आपने? व्हाट इज फजान्स रूल? क्या है इसका रोल? तो इट डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। यह आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों की मात्रा को निर्धारित करता है, यानी यह निर्धारित करता है कि आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजक गुण आ गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में एक टिपिकल आयनिक कंपाउंड शो किया गया है जो कि 100% आयनिक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड एक कैटायन यानी धन आयन और दूसरे ऋणायन एनायन यानी ऋणायन से मिलकर बना हुआ है, कैटायन और एनायन। यहां पर कैटायन भी स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, एनायन भी स्फेरिकल है, सिमेट्रिक है, और कैटायन और एनायन के बीच कूलॉम्बिक फोर्स यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है। आपको मालूम है कि अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन काम करता है, कूलॉम्बिक अट्रैक्शन काम करता है। तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल लग रहा है। किसके बीच? कैटायन और एनायन के बीच। तो ये जो डायग्राम है यह एक टिपिकल आयनिक कंपाउंड का डायग्राम यहां शो किया गया है, जहां पर हम 100% आयनिक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? डायग्राम देखिए किसका है? सिमेट्रिक कैटायन एंड एनायन इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में सिमेट्रिक कैटायन और एनायन की बात की गई है। दोनों स्फेरिकल हैं, लेकिन ये कंडीशन हाइपोथेटिकल होता है। कैसा होता है? यह काल्पनिक होता है। इन जनरल ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो इन जनरल आयनिक कंपाउंड में क्या होता है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। ये देखिए दिस वन इज कैटायन। कैटायन को यहां पर हमने सिमेट्रिक शो किया है। ये छोटे साइज का होता है, इस पर चार्ज डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा होता है। इसने क्या किया? कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण एनायन का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको उसने अपनी ओर खींच लिया। इससे हुआ क्या? कैटायन के द्वारा एनायन का पोलराइजेशन करा दिया गया। क्या करा दिया गया? धनायन के द्वारा ऋणायन का ध्रुवीकरण करा दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो एनायन था, नेगेटिव आयन था, उसमें एक रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, वहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि दूसरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम हो गई, वहां चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव। यानी यहां कैटायन के द्वारा धनायन के द्वारा एनायन का यानी ऋणायन का ध्रुवीकरण करा दिया गया, पोलराइजेशन करा दिया गया। इस पोलराइजेशन से हुआ क्या? देखिए दो न्यूक्लियस के बीच, ये कैटायन का न्यूक्लियस, ये एनायन का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, और इसी इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी को, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहां आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक गुण इंट्रोड्यूस हो गया। क्लियर है? अब यहां पर हमको यह देखना है कि आयनिक कंपाउंड में ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वह किस हद तक इंट्रोड्यूस होता है। इसी को बताने का काम कौन करता है? फजान का नियम करता है, फजान्स रूल करता है। तो आपने क्या देखा? फजान्स रूल गवर्न्स द एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों की मात्रा को निर्धारित करता है। कौन? फजान का नियम। कैसे निर्धारित करता है आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी की बात की है।
कुछ यहां पर परिभाषाएं, कुछ टर्म्स यूज होंगे, उनका मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनका मतलब नहीं समझेंगे आगे हमको फजान का नियम समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है मतलब। सबसे पहला टर्म यहां है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी धनायन की ध्रुवण क्षमता। आपने देखा कि कैटायन जो होता है वह एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा था। यहां पर कैटायन के द्वारा एनायन को जो पोलराइज करने की क्षमता है, जो ध्रुवित करने की क्षमता है, उसी को हम कैटायन का यानी धनायन का पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवण क्षमता बोलते हैं। तो क्या है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन? दैट इज द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। धनायन द्वारा एनायन को ध्रुवित करने की क्षमता क्या कहलाती है? धनायन का पोलराइजेशन पावर यानी धनायन की ध्रुवण क्षमता कहलाती है। दूसरा टर्म देखिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी ऋणायन की ध्रुवणीयता। वर्ड पर ध्यान दीजिए, धनायन के लिए, कैटायन के लिए ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर वर्ड यूज हुआ। वहीं एनायन के लिए, ऋणायन के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ध्रुवणीयता, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। तो नेक्स्ट टर्म क्या है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी ऋणायन की ध्रुवणीयता। तो ये क्या होता है? द ईज टू विच एन एनायन गेट्स पोलराइज्ड, यानी कोई ऋणायन, कोई एनायन कितने आसानी से ध्रुवित हो जाता है, कितने आसानी से पोलराइज हो जाता है, वही कहलाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी। यानी अगर कोई एनायन इजीली पोलराइज हो रहा है, मींस उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसकी ध्रुवणीयता ज्यादा है। चलिए तीसरा टर्म आयनिक पोटेंशियल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, आयनिक पोटेंशियल। ये आयनिक पोटेंशियल क्या है? क्लियर है? तो द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड इट्स आयनिक रेडियस, किसी धनायन का, याद रहे ये भी कैटायन के लिए यूज होता है टर्म, कौन? आयनिक पोटेंशियल। क्लियर है? ये आयनिक पोटेंशियल क्या है, आयनिक क्षमता क्या है? तो आप देखेंगे आयनिक विभव वर्ड यूज करते हैं हिंदी में। आयनिक विभव क्या है? फाई से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी कैटायन पर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय उस कैटायन का रेडियस क्या है, यानी चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन, धनायन का आवेश अपान धनायन की त्रिज्या। ये जो रेशियो होता है ये क्या कहलाता है? आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, यानी आयन का, कैटायन का आयनिक विभव कहलाता है। क्लियर है? इट डिसाइड्स पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। The greater the ionic potential of a cation, more is its polarizing power। तो आप देखेंगे ये जो कैटायन का आयनिक पोटेंशियल है, ये कैटायन के पोलराइजिंग पावर को यानी ध्रुवण क्षमता को निर्धारित करता है। ग्रेटर द आयनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन, मोर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। किसी कैटायन का आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव जितना ज्यादा होगा, उसका पोलराइजिंग पावर, उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा होगी, वह एनायन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। तो ये कुछ टर्म्स हो गए। आगे कुछ और टर्म्स आए हैं। यहां पर हम बार बार आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। तो जब हम आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड के जो कैरेक्टर है, बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? पीरियाडिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर आपको बताया गया था। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये बताया गया है। पीछे आप लेक्चर अगर देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर्स। तो आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर से हमारा मतलब स्पेशली 3 कैरेक्टर्स है, 3 जो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उनकी बात कर रहे हैं। पहला कैरेक्टर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। आप पढ़ चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहां आयंस के बीच बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑपरेट करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स? विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल काम करता है। आयनों को दूर दूर ले जाने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए आप देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या मिला? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
दूसरा कैरेक्टर है हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी उच्च होती है, इनकी जल में विलेयता उच्च होती है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। और इनकी तीसरी विशेषता हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इनका तापीय स्थायित्व थर्मल स्टेबिलिटी उच्च होता है, हाई होता है। यूजुअली ऑन हीटिंग दे डू नॉट डिकम्पोज, गर्म किए जाने पर ये विघटित नहीं होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड। इसी का जस्ट अपोजिट है कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर का जस्ट अपोजिट। याद रहे आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दो एक्सट्रीम को बना रहे हैं। तो एक तरफ आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, वहीं कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों भाई? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो रचक कण हैं, वो मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल के बीच वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर काम करता है। नेचर का एक बहुत ही कमजोर फोर्स काम करता है, दैट इज वान डेर वाल फोर्स। क्लियर है? तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? रिलेटिवली लो होता है। दूसरा, जहां आयनिक कंपाउंड का वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होता था, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी लो होती है, लो वाटर सॉल्युबिलिटी। इनकी दूसरी विशेषता, इनकी जल में विलेयता जो होती है वह निम्न होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। क्लियर है? और तीसरी विशेषता लो थर्मल स्टेबिलिटी, इनका तापीय स्थायित्व अपेक्षाकृत कम होता है। ये गर्म किए जाने पर यूजुअली डिकम्पोज हो जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। क्लियर है? तो ये दो एक्सट्रीम बॉन्ड आपके सामने है, दो एक्सट्रीम टाइप के कंपाउंड्स आपके सामने हैं, दैट इज आयनिक कंपाउंड जिनका कैरेक्टर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई वाटर सॉल्युबिलिटी, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। और दूसरी तरफ है कोवेलेंट कैरेक्टर्स, कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर्स, दैट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो वाटर सॉल्युबिलिटी, लो थर्मल स्टेबिलिटी। तो जब हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने से मतलब है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हुआ करता था अब वो लो हो जाएगा। जो वाटर सॉल्युबिलिटी हाई थी, जल में विलेयता उच्च थी, वो थोड़ा कम हो जाएगी। क्लियर है? और तीसरा, जो हाई थर्मल स्टेबिलिटी थी, तापीय स्थायित्व जो उनका बहुत ज्यादा था, वह अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, गर्म करने पर आसानी से विघटित होने लगेंगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। और जिस हद तक इंट्रोड्यूस होगा उस हद तक ये जो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे किसमें? आयनिक कंपाउंड में। और इसी को डिसाइड करने का काम करता है कौन? फजान्स रूल। याद रहे फजान का जो नियम है, जो फजान्स रूल है, ये कोई स्टेटमेंट यहां नहीं दिया गया है। जनरली जब हम रूल की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यहां कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है और वो कलेक्टिवली फजान्स रूल के नाम से जाना जाता है। याद रहे फजान्स रूल में हम कोई स्टेटमेंट देने की बजाय एक पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, जिसको हम कलेक्टिवली फजान्स रूल के नाम से जानते हैं। और ये रूल किसी आयनिक कंपाउंड में एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करने में हमारी सहायता करेगा। याद रहे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फजान्स रूल का। मैंने ऑलरेडी बताया कि फजान्स रूल में कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं बल्कि लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए क्या है फजान्स रूल। यहां पर पहला पॉइंट देखिए, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर धनायन का आकार छोटा हो, क्या हो? कैटायन की साइज छोटी हो, देन क्या होगा? सबसे पहले स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का आकार छोटा हो, साइज छोटा हो। एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर आवेश घनत्व ज्यादा हो, उच्च हो, हाई चार्ज डेंसिटी हो, किसके ऊपर? कैटायन के ऊपर। और उसी की जगह बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज की संख्या ज्यादा हो। जैसे Na पर सिंगल प्लस चार्ज है Na प्लस, और वहीं Mg पर डबल प्लस चार्ज है Mg डबल प्लस, तो मोर नंबर ऑफ चार्ज किस पर है? तो Mg डबल प्लस पर है।
तो आपने देखा कि इफ स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इज देयर, अगर कैटायन की साइज छोटी है एंड हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी हाई है या कैटायन के ऊपर मोर नंबर ऑफ चार्ज हैं, उस केस में मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर होगा, कैटायन की जो ध्रुवण क्षमता होगी यानी एनायन को ध्रुवित करने की जो क्षमता है वह अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो आपने क्या देखा, कैटायन के लिए दो कंडीशन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज छोटी हो, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, या कैटायन के ऊपर मोर नंबर ऑफ चार्ज हो, चार्ज की संख्या ज्यादा हो, उस केस में मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अब आगे थर्ड पॉइंट देखिए, वो एनायन के लिए है। लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज जो है वह अपेक्षाकृत बड़ी हो। याद रहे कैटायन की साइज छोटी हो और उस पर मोर नंबर ऑफ चार्ज हो, चार्ज की संख्या ज्यादा हो, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। वहीं एनायन की साइज बड़ी हो, बिगर साइज ऑफ एनायन, क्लियर है, और एनायन पर भी मोर नंबर ऑफ चार्ज हो। याद रहे नेगेटिव चार्ज होगा यहां पर, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ज्यादा बड़ी होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। तो आपने क्या देखा, लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज बड़ी हो, मोर नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनायन, एनायन पर चार्ज की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, तो एनायन का मोर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, ऋणायन की ध्रुवणीयता ज्यादा होगी। तो आपने देखा कि अगर कैटायन की साइज छोटी हो, कैटायन पर चार्ज की संख्या ज्यादा हो, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी। एनायन की साइज बड़ी हो और एनायन पर चार्ज की संख्या ज्यादा हो, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी ध्रुवणीयता ज्यादा हो। अब कैटायन की ध्रुवण क्षमता ज्यादा हो, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, एनायन की ध्रुवणीयता ज्यादा हो, यानी एनायन इजिली पोलराइज हो जाता हो। याद रहे कैटायन की पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा, एनायन की पोलराइज हो जाने की प्रवृत्ति ज्यादा। तो ऐसे केस में क्या होगा, कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन कराया जाएगा। क्या देखा आपने, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन, कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन यानी अधिक से अधिक पोलराइजेशन कराया जाएगा, ध्रुवण कराया जाएगा। तो आप देखेंगे दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ी मींस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो आपने देखा कि अगर मोर पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन है, यानी कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन कराया जा रहा है, तो उस केस में मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सह संयोजक लक्षण बढ़ जाएगा, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी, वाटर सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्लियर है। तो ये आपने देखा फजान्स रूल का एक एक्सप्लेनेशन, एक पूरा कोरिलेशन कैसा होगा। आपने देखा कि कैटायन की साइज छोटी और एनायन की साइज बड़ी हो, कैटायन पर मोर नंबर ऑफ चार्ज हो और एनायन पर भी मोर नंबर ऑफ चार्ज हो, तो उस केस में कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तब कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन कराया जाएगा और ऐसे केस में आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसको आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो। सपोज कोई किसी को बेवकूफ बना रहा है, तो वहां पर अगर बेवकूफ बनाने वाला बहुत एक्सपर्ट हो और बनने वाला पूरी तरह बेवकूफ हो, तो नेचुरली एक्सटेंट ऑफ बेवकूफी ज्यादा होगी, यानी आसानी से बनाने वाला जो बेवकूफ बना रहा है और जिसको बना रहा है उसको बड़े आसानी से बना देगा। क्लियर है। सेम वही चीज यहां देखने को मिल रही है। अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ध्रुवण क्षमता ज्यादा है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है यानी ध्रुवणीयता ज्यादा है, तो कैटायन के द्वारा एनायन का ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन कराया जाएगा और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा। चलिए आगे कुछ और भी लिखा है।
द आयन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, याद रहे ये भी फजान रूल का ही एक पार्ट है। आप देखेंगे द आयन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सच एज Ag प्लस Cu प्लस Au plus etc. have more polarizing power and therefore their compounds have more covalent character। तो आप देखेंगे कि ऐसे आयन जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब हमारा यूजुअली ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन से होता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो एक तरफ है जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी तरफ वो जिनका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी आउटर सेल में 8 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस केस में आप देखेंगे सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो आयंस हैं, कौन कौन है एग्जांपल, Ag प्लस Cu प्लस Au प्लस, इन आयंस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, यानी इनके कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, फजान्स रूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके पहले इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन देखिए, आगे क्या लिखा है स्लाइड में। द आयन, अब यहां पर मैंने बताया कि जिनका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उनकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती, क्यों होती है उसे एक्सप्लेन किया गया है। द आयन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल सच एज Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन और साथ में 3d10, Ag प्लस जिसका कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन और साथ में 4d10, और Au प्लस जेनॉन का एंड 5d10, ये तीनों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं एटसेट्रा, हैव मोर पोलराइजिंग पावर ड्यू टू इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रिलेटिवली मोर डिफ्यूज d ऑर्बिटल्स एज कंपेयर टू दोज हैविंग रियल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल सच एज Na+ हैविंग नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है Na+ के पास, Mg++ इट आल्सो हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, Ca++ it has electronic configuration of argon etc. and therefore their compounds have relatively more covalent character। तो आपने देखा कि Ag+, Au+ और Cu+ इनमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनके d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छी स्क्रीनिंग नहीं करते, उनकी इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग होती है, जिसके कारण इन आयनों की एनायन को पोलराइज करने की क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। जबकि जो रियल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ट्रू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं Na+, Mg++, Ca++, इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसा कोई फैक्टर ऑपरेट नहीं कर रहा है। इनके केस में पोलराइजिंग पावर अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है आयन का, इनके कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर अपेक्षाकृत कम होता है, बल्कि आयनिक कैरेक्टर अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ Fajans rule is useful in deciding the extent of covalent character in ionic compounds। ऑलरेडी बता चुका हूं कि फजान का नियम आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण की मात्रा निर्धारित करने में सहायक है। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें हमने कोशिश किया है कि हर कैटेगरी के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें, हर कैटेगरी के एग्जाम्पल्स यहां हम डिस्कस करें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला केस है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन LiCl, NaCl एंड KCl। LiCl, NaCl और KCl ये तीन कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। क्लियर है? तो यहां पर जो ऑर्डर है वह है LiCl इज ग्रेटर देन NaCl इज ग्रेटर देन KCl। क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा? तो LiCl में होगा।
इसके बाद किसका नंबर है? NaCl का, और उसके बाद नंबर आता है KCl का। सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? KCl में, यानी KCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, जबकि LiCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे कम और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। क्यों है ऐसा? उसका रीजन देखिए। तो आप देख सकते हैं इन तीनों कंपाउंड्स में एनायन सेम है, दैट इज क्लोराइड आयन। तीनों में एनायन यानी नेगेटिव आयन सेम है। कौन है? क्लोराइड आयन। तो नेचुरली कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर की मात्रा कैटायन के पोलराइजिंग पावर से डिसाइड होगा, और जहां पर सबसे छोटा कैटायन होगा, जिसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और यहां आप देख सकते हैं सबसे छोटे साइज का कैटायन किस में है? लिथियम में, Li+, LiCl में है, Li+, क्लियर है। उससे बड़ा कैटायन है NaCl में, Na+, और उससे बड़ा है KCl का K+। तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? LiCl में, और आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे कम होगा। देखिए क्या लिखा है, हियर ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम एनायन, दैट इज क्लोराइड आयन। Hence, extent of covalent character in different compounds will be decided by relative polarizing power or ionic potential of their cations, which follows following order. क्या है यहाँ पर आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर? तो Li+ is greater than Na+ is greater than K+। याद रहे इन तीनों कंपाउंड के कैटायन हैं जिनके पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है? तो Li+ is greater than Na+ is greater than K+। तो नेचुरली Li+ का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो इसके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यह एनायन को सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन LiCl, BeCl2, BeCl3। तीन कंपाउंड आपके सामने इस बार, LiCl, BeCl2, BeCl3। इसमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजक लक्षण का क्रम क्या होगा? तो ये क्रम है यहां पर LiCl। अभी कुछ देर पहले LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, जहां तीन एग्जांपल लिए थे हम, LiCl, NaCl, KCl। अब हमने एग्जांपल लिया LiCl, BeCl2, BeCl3। तो इन तीनों में LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर आप देखेंगे सबसे कम मिलेगा। क्यों भाई? यहां भी कैटायन अलग अलग है, यहां कैटायन तीनों केस में अलग है जैसा कि पिछले में था, और एनायन सेम है, तीनों में क्लोराइड आयन। क्लियर है? तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर की मात्रा कहां से डिसाइड होगी? कैटायन के पोलराइजिंग पावर से। और यहां पर कैटायन के पोलराइजिंग पावर को मेनली डिसाइड कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज। आप देखेंगे यहां पर Li सिंगल प्लस है, यहां B डबल प्लस है, और यहां B ट्रिपल प्लस है। तो बोरान के ऊपर ट्रिपल प्लस चार्ज, मोर नंबर ऑफ चार्ज, मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का मतलब हुआ मोर एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर वहां क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। वही चीज यहां लिखा है, देखिए क्या लिखा है, हियर आल्सो all the compounds have same anion, same anion है, Cl- आयन तीनों में, that is chloride ion. Hence, extent of covalent character in different compounds will be decided by relative polarizing power or ionic potential of their cations, which follows following order. क्या order है यहाँ पर ionic potential का? Li+ is lesser than B++ is lesser than B++। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ आयन की साइज छोटी होती जा रही है। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड मोर नंबर ऑफ चार्ज मींस मोर पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर यहां किसका है? B++ का है। सबसे कम किसका है? Li+ का। तो नेचुरली B++ के करिस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जबकि Li+ के करिस्पॉन्डिंग कंपाउंड यानी LiCl में यहां कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। तीसरा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन NaCl, MgCl2, AlCl3। NaCl, MgCl2, AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पता करना है। क्लियर है? सेम पिछले जैसा एग्जांपल है।
यहां पर ऑर्डर मिलेगा NaCl इज लेसर देन MgCl2 इज लेसर देन AlCl3 और इसके साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया गया है। आप देखिए NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट है 71.5 डिग्री सेंटीग्रेड और AlCl3 एक सबलाइम यानी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। क्लियर है, मेल्ट नहीं होता बल्कि गर्म करने पर सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में है? नेचुरली AlCl3 में, और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर यहां किस में है? NaCl में। और याद रहे कोवेलेंट कैरेक्टर यहां किससे डिसाइड हो रहा है? तो कैटायन के पोलराइजिंग पावर से, कैटायन के आयनिक पोटेंशियल से। और कैटायन का साइज जितनी छोटी और उस पर चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसका आयनिक पोटेंशियल, उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा वह एनायन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा। दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा। देखिए क्या लिखा है यहां पर, हियर आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम एनायन दैट इज क्लोराइड आयन। Hence, extent of covalent character in different compounds will be decided by relative polarizing power or ionic potential of their cations, which follows following order. क्या order है यहाँ पर? तो Na plus is lesser than Mg double plus is lesser than Al triple plus। यहाँ Al triple plus की साइज सबसे छोटी है, नंबर ऑफ चार्ज उस पर सबसे ज्यादा है, जिसके कारण Al triple plus आयन का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो नेचुरली उसके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, जबकि यहां NaCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं NaCl का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चौथा केस, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन LiF, Li2O, Li3n। क्या ऑर्डर है? LiF is lesser than Li2O is lesser than Li3n। यहां पर कैटायन तीनों में सेम है, दैट इज लिथियम प्लस आयन। तो नेचुरली कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से डिसाइड होगा? एनायन के पोलराइजेबिलिटी से, ऋणायन के ध्रुवणीयता से। जहां पर एनायन की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। देखिए क्या लिखा है, Here all the compounds have same cation, that is Li plus ion। सब में Li plus ion है, कैटायन सेम है। तो नेचुरली कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से डिसाइड होगा? जो एनायन है उसके पोलराइजेबिलिटी से, उसके ध्रुवणीयता से। आगे देखिए क्या, हेंस एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन डिफरेंट कंपाउंड्स will be decided by relative polarizability of their anions which follows following order। यहां पर एनायन LiF में F माइनस है, Li2O में O डबल माइनस है और Li3n में N ट्रिपल माइनस है। तो इनके पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणीयता का क्रम क्या है? F माइनस इज लेसर देन O डबल माइनस इज लेसर देन N ट्रिपल माइनस। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, आपने देखा कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वह उतना इजीली पोलराइज होगा, और जितना इजीली पोलराइज होगा कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। तो नेचुरली N ट्रिपल माइनस के करिस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है Li3n, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर यहां सबसे ज्यादा होगा, जबकि F माइनस के करिस्पॉन्डिंग कंपाउंड यानी LiF में कोवेलेंट कैरेक्टर यहां सबसे कम होगा। याद रहे इन तीनों कंपाउंड को हम यहां पर कंपेयर कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन Li2O, Na2O एंड Cu2O। तीन ऑक्साइड दिए हुए हैं, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड दिया हुआ है। इन तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले यहां ऑर्डर लिखा गया है, ऑर्डर है Na2O is lesser than Li2O is lesser than Cu2O। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर यहां किस में है? तो Cu2O में है, जबकि सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर Na2O में है। यहां पर आप देखिए कि सब में एनायन सेम है, यानी ऑक्साइड आयन O डबल माइनस। तो नेचुरली कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहां से डिसाइड होगा? कैटायन के पोलराइजिंग पावर से।
यहां पर अगर हम Na प्लस और Li प्लस की बात करें तो Li प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। याद रहे दोनों पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन Li प्लस की साइज छोटी है, इसलिए उसका पोलराइजिंग पावर, उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो नेचुरली Li प्लस के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Na प्लस। तो Na2O से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन रखेगा? Li2O। लेकिन उससे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा Cu2O में। क्यों भाई? क्योंकि यहां Cu प्लस है जिसमें इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस, नॉट इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको बताया गया है कि जहां भी जिस कैटायन में सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका पोलराइजिंग पावर उन कैटायनों से ज्यादा होता है जिनमें ट्रू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। क्लियर है? तो नेचुरली सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आएगा? Cu2O में। किसके कारण? क्योंकि यहां Cu प्लस जो आयन है उसमें सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। देखिए क्या लिखा है, हियर आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम एनायन, दैट इज ऑक्साइड आयन। Hence, extent of covalent character in different compounds will be decided by relative polarizing power or ionic potential of their cations, which follows following order। आपको बताया गया यहां चूंकि सब में ऑक्साइड आयन है, एनायन सेम है, ऋणायन सेम है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की मात्रा कहां से डिसाइड होगी? कैटायन के पोलराइजिंग पावर से या उसके आयनिक पोटेंशियल से। और उसका क्रम क्या है? तो Na प्लस इज लेसर देन Li प्लस इज लेसर देन Cu सिंगल प्लस। याद रहे सब पर सिंगल प्लस चार्ज है। यहां पर Na प्लस से कहीं ज्यादा पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल Li प्लस का है। क्यों भाई? क्योंकि साइज Li प्लस की छोटी है, जबकि Li प्लस से भी ज्यादा आयनिक पोटेंशियल किसका है? Cu प्लस का है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है आयन में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। Here Cu plus ion having pseudo inert gas configuration of Ar 3d10 यानी आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 3d10 लगा हुआ है, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर amongst 3 ions and therefore its compound has highest covalent character। तो आपने देखा कि जो Cu प्लस है उसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण उसका पोलराइजिंग पावर, उसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा है। तो नेचुरली उसके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। Amongst Li plus and Na plus ions, बाकी के दो जो बचे, Li plus ion having the smaller ionic size has more polarizing power and therefore its compound has more covalent character। तो अगर हम Li plus और Na plus को कंपेयर करें तो दोनों पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन Li plus की साइज छोटी है। Li प्लस की साइज छोटी है तो नेचुरली उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, उसका पोलराइजिंग पावर, उसका आयनिक पोटेंशियल Na प्लस की अपेक्षा ज्यादा होगी। तो Na प्लस के कंपाउंड से कहीं ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा? Li प्लस के कंपाउंड में। तो आज के लेक्चर में आपने फजान्स रूल को डिस्कस किया। फजान्स रूल आपको बताया गया कि ये बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर किस हद तक इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है? याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूजुअली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक दूसरी बड़ी बात है कि ये जो रूल है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनाता है। अच्छे से अगर समझते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।